जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। सदियों से लेकर अब तक खेती और किसानी में कई परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। अब किसानों के लिए नए नए कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, नए नए नवाचार आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जिससे किसान फायदा उठा रहे हैं और बेहतर उपज प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं राकेश शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के कार्यक्रम में हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा चोमू, जहां पर किसान गोष्ठी एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरह से उनको जानकारियां मिल रही है और किस तरह से कृषि वैज्ञानिक नए नए नवाचारों के बारे में उनको बता रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खेती से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरों पर। लैब टू लैंड मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित और सरसों फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमें लैब टू लैंड मंत्र के साथ आगे बढ़कर आमदनी बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमें लैब टू लैंड मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लद्दाख के उर्गेन फुत्सौग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी ऊंचाई पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसलें उगा रहे हैं, वो भी साइक्लिक तरीके से। यानी वो एक फसल के वेस्ट को दूसरी फसल में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विकसित किए हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं, इसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपनी उपज को वो अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी। साथियों, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जैसे मदुरई के मुरुगेसन जी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुरुगेसन जी के इस इनोवेशन से पर्यावरण और गंदगी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी बनेगा। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें।
सीकर जिले के जाजोद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि व्याख्याता कानसिंह निर्वाण कटराथल ने देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से भूमि सुधार करके शुद्ध उत्पादन प्राप्त करने की बात कही। जाजोद कृषि पर्यवेक्षक दीपाराम हरिद्वाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण में पहले से चयनित 50 किसानों ने भाग लेकर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के गुर सीखे। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि का पोषण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, देशी खाद आदि का प्रयोग कर फसल चक्र अपनाते हुए शुद्ध फसल उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे मानव और पशु जीवन के साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। झुंझुनू जिले के कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर द्वारा सरसों फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देना था। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर द्वारा चयनित गांव कुमास पूनिया में सरसों फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने बताया कि कुमास पूनिया के 25 प्रगतिशील किसानों के खेत पर 1 एकड़ क्षेत्र में सरसों के समन्वित फसल प्रबंधन पर प्रदर्शन लगाए गए हैं। प्रदर्शन में सरसों की उन्नत किस्म गिरिराज, बीज उपचार के लिए NPK कंसोर्टिया, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सल्फर पाउडर, खरपतवारनाशी और कीटनाशी दिया गया था। नोडल अधिकारी RS राठौर ने बताया कि ये प्रदर्शन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। प्रक्षेत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य सरसों फसल के प्रदर्शन स्थल पर सहभागी किसानों के अलावा आसपास के अन्य किसानों को भी फसल प्रदर्शन में दी गई तकनीकों से रूबरू करवाना है। इस कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी गई। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा में, जहां पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा में आयोजित यह किसान गोष्ठी एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ जयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के 650 से भी अधिक पंजीकृत प्रगतिशील किसान, कृषक महिलाएं तथा युवा किसानों के साथ साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। इस मेले का उद्घाटन सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने किया। मुख्य अतिथि ने किसानों से संवाद में किसानों से आधुनिक व जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया। साथ ही किसान समूह बनाकर खेती कर जींस बेचने पर खासा जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत भी किया। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कृषि विज्ञान केंद्र में फसल कैफेटेरिया, बकरी पालन इकाई, अजोला यूनिट, नेपियर घास, मशरूम यूनिट, वर्मी कंपोस्ट, डीकंपोजर, पौधशाला जैसी विभिन्न इकाइयों का अवलोकन किया। इस मौके पर हमने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से बात की और जाने उनके विचार किसान गोष्ठी और कृषि कानूनों के बारे में। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा में हमारे साथ मौजूद हैं सांसद महोदय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। आप हिस्सा बने हैं किसान गोष्ठी का यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में। सर, कैसा लगा आपको इस गोष्ठी में आकर? कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा में आने का मौका मिला है। समय समय पर मैं इस केंद्र पर आता रहता हूँ। मेरी लोकसभा में भी है और वैसे भी मेरा कृषि के प्रति लगाव है, क्योंकि किसान के घर में जन्म हुआ। मैंने खुद खेती की है।
वर्तमान में किसान को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र जो रिसर्च करते हैं वहाँ किसान स्वयं आकर के जब किसी चीज़ को देखता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिक, चाहे पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके या अन्य जितने भी हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनसे जुड़ करके जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इस गोष्ठी में जितने किसान आए हैं उसको देखेंगे, किसान को लाभ होगा। लाभकारी खेती तभी हो सकती है जब किसान उस पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा, परंपरागत खेती से हट करके उसमें अनुसंधान रिसर्च का प्रयोग करके और खेती करेगा तो किसान को लाभ मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी का यही उद्देश्य है कि किसान को हम लाभकारी खेती की तरफ ले जाएं, किसान उत्पादन अच्छा करे, बढ़िया किस्म हों ताकि देश का विकास हो सके। सरकार के भी यही प्रयास हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 3 नए कृषि कानून भी पारित किए गए हैं। आप एक सरकार के प्रतिनिधि हैं तो किस तरह से किसानों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद है किसानों के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार चाहती है कि एक परंपरागत 1955 का कानून बना हुआ है जिसमें किसान खूंटे से बंध गया। पशु जो खूंटे से बंध जाता है तो दूध का उत्पादन नहीं दे पाता है, खुला रह करके विचरण करता है। तो वही स्थिति किसान की है। किसान को हमने मंडी से बांध करके रख दिया। आज दक्षिण भारत में, साउथ के अंदर किसान समूह बना करके हज़ारों किसान इकट्ठे होकर के पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अपना माल बेचते हैं। तो इन कानूनों के माध्यम से किसानों को संबल मिलेगा कि आप किसान समूह बनाइए और किसान समूह बना करके एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करके और हम एक परंपरागत खेती से बाहर निकल करके हम स्वयं विकसित हों, उत्पादन प्राप्त करें और देश को भी विकास की दिशा में ले जाएं। इस तरह की किसान गोष्ठी किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद रहती है और क्या इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए? फसल के पहले एक आयोजन अवश्य होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ फसल पकी खड़ी है तो इसको फसल को जब देखेंगे लोग और आने वाली फसल को हमें कैसे प्रयोग करना है, दोनों का एक साथ लाभ मिलेगा। इस बार किसान हो या कोई भी व्यक्ति जब आँख से किसी चीज़ को देखता है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है। हम खाली थ्योरी में विश्वास रखें वो नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल देखता है आदमी आकर के, उसके सामने क्रॉप खड़ी है और उसको देख करके ये विचार करता है कि ये 4-5 क्रॉप हैं, मेरी खेती। यहाँ ये भी बताया जा सकता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, जो मृदा की जांच का विषय चला है, मृदा का हेल्थ का विषय चला है, वो इसलिए चला है कि किसान को पता लग जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा भाई ये गेहूँ, ये जो थोड़ी सी क्षारीय ज़मीन में होगा, ये दोमट में होगा, ये चिकनी में होगा, ये रेत में होगा, तो अपनी मिट्टी किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें आदमी यहाँ क्षेत्र में खड़ा होकर के सीख लेता है तो उसको लाभ मिलता है। जी, सांसद महोदय, ये कार्यक्रम कृषि दर्शन किसानों को समर्पित है, उनका हितैषी कार्यक्रम है। इसमें जानकारियाँ दी जाती है किसानों को नए नए नवाचारों के बारे में। तो आप सरकार के प्रतिनिधि होने के ज़रिए आप अपने माध्यम से क्या संदेश अब देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? मैं अपने सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक किसान अपना जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र उससे जुड़े और उससे जुड़ करके हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उससे भी जुड़े। हर तहसील हेडक्वार्टर के पर हमारा एग्रीकल्चर विभाग का डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं लोग बाग, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, सब लोग हैं, उनसे जुड़ें और उनके सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है उस समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाएं। समय समय पर बीज के बारे में, खाद के बारे में और चीज़ों के बारे में जानकारी लें। तो मेरा यही निवेदन है किसानों से कि वो इन संस्थानों से जुड़ करके, वैज्ञानिकों से जुड़ करके दोनों का अनुभव भी आदान प्रदान करें। किसान भी कई बार अच्छा एक्सपीरियंस करके आता है, उसका लाभ कृषि विज्ञान केंद्र को मिल सकता है। हो सकता है उसने कोई नई क्रॉप पैदा कर दी हो, वो बताए कि मैंने ये पैदा की है। जैसे अपने 2 किसान माने जगदीश जी और सुंडाराम जी, उन्होंने अपने आप में अलग काम करके अपनी पहचान बनाई है। और ऐसे किसान और साइंटिस्ट मिल जाएंगे तो देश का बहुत बड़ा हित हो सकता है, किसानों को बहुत बड़ा हित हो सकता है। तो मेरा आग्रह है किसानों से कि वो साइंटिस्ट से जुड़ करके, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ करके अपना भी हित करें और देश का हित भी करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया कि कैसे सही तकनीकी का इस्तेमाल कर कम संसाधनों के साथ बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आज कृषि विज्ञान केंद्र में किसान गोष्ठी एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया है।
हम लोग जो कृषि विज्ञान केंद्र नई नई तकनीकियाँ किसानों तक पहुंचाने का जो काम है वो इन गोष्ठियों के माध्यम से और किसानों को अवेयरनेस उनको इसके बारे में जानकारी देने के लिए समय समय पर किसान मेले, कृषि प्रदर्शनी का आयोजन करता रहता है। और कृषि विज्ञान केंद्र पे इस किसान गोष्ठी का आयोजन एक विस्तृत आयोजन किया गया है। इसका मेन मकसद यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र पे विभिन्न यूनिटें हमारी, जैसे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब है हमारी, फल परिरक्षण, फल एवं सब्जी परिरक्षण की यूनिट है हमारी, और किसानों के लिए बकरी पालन की यूनिट है, आपकी मुर्गी पालन है, अजोला यूनिट है, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, पौधों की नर्सरी है, और फसलों का हमारा एक क्रॉप का कैफेटेरिया है जिसमें अलग अलग तरह कई 10-12 वैरायटियाँ हैं फसलों की, जिसमें गेहूं की, जौ की, चने की, सब्जियों की। तो वो अलग अलग किस्मों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है ताकि किसान आके और अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखे, प्रैक्टिकल रूप में इनको देखे और आगे जाके अपने खेतों पे, अपने गांव में जाके इसको अपनाए। आइए ऐसे ही कुछ प्रगतिशील पुरस्कृत किसानों से बात करते हैं। गंगाराम जी, किसान गोष्ठी में आप आए हैं, इसका हिस्सा बने हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसमें आकर लाभान्वित हुए, किस तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिली? यहाँ पर नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी हो रही है। आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो रही है, नई किस्मों के बारे में है, कौन सी किस्म का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी मिल रही है और भी किसानों को जानकारी मिल रही है। नई टेक्नोलॉजी से जानकारी प्राप्त करने के लिए ये किसान गोष्ठी और मेले का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका निदान आपको यहाँ पर मिल गया आज? यहाँ पर मुझे नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी मिल रही है और नई जो किस्में हैं उसके बारे में जो हमें केवल नेट पे देखने को मिल रही थी, उन तकनीकियों के बारे में रूबरू होने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। गंगाराम जी, आप यहाँ किसान गोष्ठी में सम्मानित भी हुए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह के नवाचार आपने किए, किस तरह से आप प्रेरणा बने दूसरे किसानों के लिए, जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 15 प्रकार की मैं सब्जियां पैदा कर रहा हूं, सारी की सारी ऑर्गेनिक है, साथ में काले गेहूं का उत्पादन मैं यहां पे कर रहा हूं। स्ट्रॉबेरी विदेशों की, जो ठंडी प्रदेशों की फल है, उसको मैंने रेगिस्तान में उगाया है। इस वजह से यहाँ के किसानों को मैं मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट करने के बाद में उनको बताता हूँ कि इस तरीके से आप भी हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं, क्योंकि किसान क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। जो है एक ही प्रकार की सब्जियां हैं, वो पूरे क्षेत्र में एक ही प्रकार की उगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि एक सब्जी का भाव अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरी सब्जी का मिलेगा। मेरे पास में ब्रोकली है, लेट्यूज है, आइसबर्ग है, इसके अलावा चकुंदर है, टमाटर है, खीरा है, ये सारी की सारी सब्जियां मेरे पास में है आज की तारीख में। नई तकनीकी के बारे में जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की जा रही है, उसके बारे में किसानों को पता है ही इन मेलों के द्वारा और किसान गोष्ठियों के द्वारा ही पता चलता है। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हर साल ऐसी किसान गोष्ठियां आयोजन होनी चाहिए, जो किसानों को नई तकनीकी के बारे में जानकारी मिलेगी और किसानों इसी प्रकार से मोटिवेट होकर अपने खेत पर उसको अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सामने मिलेगा। देखिए, खेती किसानी में महिलाओं का भी बहुत सहयोग रहता है। महिलाओं के बिना आजकल खेती भी संभव नहीं है। पूरा परिवार खेती में लगता है और उसके हिसाब से उपज भी बहुत अच्छी होती है और पूरा परिवार जब लगता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी खेती में भागीदारी रहती है, किस तरह से आप कार्य करती है, कहाँ कहाँ से आप जानकारियाँ लेती हैं, कहाँ कहाँ से आपको नवाचारों के बारे में मालूम पड़ता है और आप अपनी खेती में उसका इस्तेमाल करती हैं? सबसे पहले तो मैं जो महिलाओं की भागीदारी है उसके लिए कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं से अछूता है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है, जिससे सबसे पहले अपनी जो परंपरागत खेती थी वो महिलाओं के द्वारा ही आधा काम होता था। अब भी महिलाएं आधुनिक खेती कर रही है, उसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है। पशुपालन है, घर का कार्य है, उसमें सब में महिलाएं कार्य करती है। मैं अपने फार्म हाउस में अपने पति गंगाराम जी सेपट के साथ में सारा काम इनकी देखरेख में हम दोनों गाइड के साथ काम करते हैं। जो नई टेक्निक है, जैसे समय समय पर ये कृषक मेले होते रहते हैं, हम साइंटिस्ट से मिलते हैं, हमारे पास में जॉबनेट यूनिवर्सिटी है, उससे हम वैज्ञानिकों से मिलते हैं और हमारी फसल में अगर कोई भी रोग या कीड़ा लग जाता है तो उसका हम जैविक तरीके से उसका हम उपचार करते हैं। इस किसान गोष्ठी का आप हिस्सा बनी है, किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ? इसमें जो साइंटिस्ट बैठे हैं, जो नए नए जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, वो कई बार हमें ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। जैसे जैविक काढ़े बनाने के बारे में हमें किसी किसान ने ही बताया, फिर हम वो धीरे धीरे उसको बनाने लगे। तो वो प्रैक्टिकल हमने जो किया नहीं, प्रैक्टिकल वो कई बुजुर्ग लोगों से मिल जाता है। जो साइंटिस्ट बैठे हैं या बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, वो हमें इस चीज़ के बारे में अनुभव देते हैं।
हमें इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, कईयों के विचार हमारे काम आएंगे या हमारे विचार किसी किसान के काम आए, तो इसके लिए हम बहुत कृतज्ञता रहते हैं। बारी बारी में तो हम यहाँ आते रहते हैं और यहाँ पर जैविक खेती के बारे में ज़्यादातर मेरे को यहाँ पर सीखने को मिला है। जीव आधारित खेती करने से हमारे को रासायनिक को छोड़ करके जीव आधारित खेती करेंगे ना, तो उसमें हमारे को बीमारियों से नहीं जूझना पड़ेगा और हमारे को खेत में शुद्ध अनाज मिलेगा, उससे हम बीमारियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात, जैविक से हमारे को उत्पादन अच्छा भी मिलेगा और अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। किसान मेले में हमारे को आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें खेती की जानकारियाँ, पेड़ पौधों की जानकारियाँ, इनकी सबकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अब आने वाले दिनों में पेड़ पौधों के ऊपर ही चलना पड़ेगा, जैविक पर चलना पड़ेगा। और जो पानी की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर हमारे को फार्म पॉन्ड बनाने की सलाह देते हैं, वो फार्म पॉन्ड बनाना पड़ेगा। इनके बारे में बहुत अच्छा लगता है हमारे को। मेले में जाता रहता हूँ, मेलों में ज्ञान लेता हूँ और ये मेले छोटे छोटे ग्रामों में भी लगेंगे ना, तो किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि मेलों में जो हमें ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती है, जैविक में जितना भी प्रोत्साहित करते हैं वो हम घर में जाकर के काम में लेते हैं। जब भी किसान गोष्ठी में आते हैं तो हमारे को जो भी शिक्षा दी जाती है, जैसे अभी मैं आकर के गया था तो मैंने केचुआ खाद बनाना सीखा, मैंने केचुआ खाद बनाने का प्लांट डाल लिया और अब मैं केचुआ खाद बना रहा हूँ। केचुए भी बिकते हैं और खाद भी हमारे घर में काम में आता है। 5 रुपए किलो में खाद भी बिक जाता है, 100 रुपए किलो में केचुए भी बिक जाते हैं और ये यहाँ आने से सीखने को मिला। आज यहाँ किसान गोष्ठी में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ मुझे मुर्गी पालन के बारे में बहुत जानकारियाँ मिली और कैसे मुर्गी पालन किया जाता है, कैसे कब वैक्सीन लगाई जाती है, कितने दिन में अंडे देती है और कैसे इसकी देखरेख की जाती है। तो मुझे आज ये जानकारी मिली, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा है जी, यहाँ आने पर हमको पानी हम ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी जानकारी मिली कि पानी हमको 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए कैरी शीट देते हैं तो 1500 लीटर लगता है, जबकि उसी 1 किलो गेहूँ पैदा करने के लिए हम फुहारे का इंतज़ाम करते हैं तो 700 लीटर और ड्रिप का करते हैं तो उसमें 500 लीटर और उसके ऊपर ड्रिप में ब्लीचिंग करके करते हैं तो 250 लीटर में पैदा हो जाता है। पानी का बचत करना है अपन को, पानी नहीं है, पानी जा रहा है, पानी कम करना है अपन। और फसलें जो होती हैं उसमें खरपतवार वो फसल का ज़्यादा, जिस प्रकार से पशु पर आदमी पर जूं अमरबेल पेड़ पर होती है, वो पशुओं का जो भी खान पान होता है वो खरपतवार खा जाती है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं और खेती में कम से कम यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अपन को खेती 0 बजट पर करनी है। ये गोष्ठी लगने से यानी काश्तकार यहाँ सुनते हैं, उसमें थोड़ी जागरूकता आती है और वो इसी ढंग से करते हैं। अगर गोष्ठी नहीं होगी तो काश्तकार को मालूम नहीं पड़ेगा, ये जरूरी है, होना भी चाहिए। तो मैंने पिछले कई दिनों से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या ऐसी कोई मीटिंग होने के माध्यम से मुझे जो पता चला कि अजोला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पशुओं को एक प्रोटीन देता है, एनर्जी देता है और फीड के जगह काम करता है। तो अजोला का हमने पिछले 3 साल से उसको बो रखा है और पशुओं को मैं खिलाता हूं। तो बाकी जो किसान बिगर अजोला के जो दूध उत्पादन करते हैं उससे कई गुना मुझे लाभ ज़्यादा मिलता है। संगोष्ठी के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ कि आने वाले समय में जैसे पानी का स्तर गिरता जा रहा है उस तरीके से हम यदि पेड़ों की तरफ जाएंगे, फल वाले जो पेड़ हैं वो लगाएंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र में जो संगोष्ठी होती है उसमें हम लोग आते हैं तो हमें बार बार एक नई से नई जानकारी मिलती है और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं यहाँ पे जब आया तो किसान मेला देख करके मुझे ये लगा कि काफ़ी दूसरे जो किसान हैं उन्होंने भी कुछ जो प्रोडक्शन किए हैं, जो पेड़ वगैरह या सब्जी या फल के पेड़ लगा रखे हैं, उनको देख करके मुझे महसूस हुआ कि यार इस किसान के माध्यम से काफ़ी सारे लोग जागरूक हो सकते हैं। तो समय समय पे ऐसे आयोजन केंद्र विज्ञान केंद्र टाकरडा से जब किए जाते हैं तो उससे किसानों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं और किसान मोटिवेट होता है, एक्टिवेट होता है। खेती किसानी में सही तकनीकी जानकारी के साथ अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो राह आसान हो जाती है।
इस गोष्ठी में कई ऐसे प्रगतिशील किसान मौजूद रहे जिन्होंने नवाचार से फसल उत्पादित कर बेहतर मुनाफा कमाया। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। और इसी के साथ में दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।